नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, राजनीति, समाज और आपके लिए जरूरी हर खबर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार की 75 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सभी के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजे 10-10 हजार रुपए। प्रधानमंत्री ने कहा, समाज बदला और परिवार का रुतबा बदला। 26 सितंबर का दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज। आसमान में आखिरी बार गरजा MiG-21। 62 साल तक देश सेवा के बाद वायुसेना ने MiG-21 को दी विदाई। आखिरी पल के गवाह बनने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। मानव सभ्यता के विकास में खनिजों ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। कहा, भूवैज्ञानिकों की भूमिका केवल खनन तक ही सीमित नहीं। कानून की ड्राफ्टिंग बने जनता के लिए सरल, स्पष्ट और प्रभावी। लोकसभा अध्यक्ष ने चंडीगढ़ में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को किया संबोधित। कहा, प्रशिक्षण कार्यक्रम विधायी ड्राफ्टिंग को प्रभावी बनाने में होगा उपयोगी। सुप्रीम कोर्ट का पटाखों को लेकर बड़ा आदेश। दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे बनाने को मिली सशर्त मंजूरी, लेकिन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा जारी। केंद्र सरकार को पूर्ण प्रतिबंध पर पुनर्विचार का निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। योजना के विजन की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों का लक्ष्य एक ही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को नवरात्रि का उपहार बताते हुए प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि प्रति परिवार कम से कम एक महिला को रोजगार सुनिश्चित करने से पूरे समाज में समृद्धि आएगी। हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और शुरुआत में 10,000 रुपये देने के बाद अगर वो महिला इन 10,000 रुपयों का सही उपयोग करती है, कोई न कोई रोजगार पैदा करती है, खुद अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए कोई काम शुरू करती है, और अगर वो अच्छा लगेगा और अच्छा चलने पर 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला भी बोला। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी हैं। और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियां शुरू कर सकेगी। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 रुपए का प्रारंभिक अनुदान मिलेगा। बाद के चरणों में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिलने की संभावना है। इस सहायता राशि का उपयोग लाभार्थी अपनी पसंद के क्षेत्रों में कर सकती हैं। इसमें कृषि, पशुपालन,
हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई और अन्य लघु स्तरीय उद्यम शामिल हैं। यह योजना समुदाय संचालित होगी। इसमें वित्तीय सहायता के साथ साथ स्वयं सहायता समूह से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्ति उनके प्रयासों को समर्थन देने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे। उनकी उपज की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ग्रामीण हाट बाजारों को और विकास किया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले इस नई योजना की शुरुआत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि राज्य में मतदाता समूह में महिलाओं की एक बड़ी हिस्सेदारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूवैज्ञानिकों से अपील की है कि वे ऐसी तकनीक विकसित करें जिससे समुद्र के नीचे मौजूद खनिज और संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन समुद्री जीव जंतुओं और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। वो राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 समारोह में बोल रही थी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने भूविज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि भूवैज्ञानिकों का काम केवल खनिज खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अवसर भी पैदा करते हैं। वे प्राकृतिक संपत्तियों के रक्षक होने के साथ साथ देश के भविष्य निर्माता भी हैं। जियो साइंटिस्ट के कार्य न केवल हमें संसाधन उपलब्ध कराते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए संभावनाओं के अनेक द्वार भी खोलते हैं। आप प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षक होने के साथ साथ भविष्य के निर्माता भी हैं। मेरी शुभकामनाएं है कि आप अपने डेडिकेशन और इनोवेशन से देश की सस्टेनेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस की ओर ले जाएं। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स आज की आधुनिक तकनीकों के लिए बहुत जरूरी हैं। दुनिया की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यह जरूरी है कि भारत इन तत्वों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। ये युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज का युग है। आप सब जानते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स आधुनिक टेक्निक की रीढ़ है। ये स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर रक्षा प्रणाली और स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों तक हर चीज को शक्ति प्रदान करते हैं। वर्तमान जियोपॉलिटिकल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये अत्यंत आवश्यक है कि भारत इनके उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। ये विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये एलिमेंट्स इसीलिए रेयर नहीं कह सकते हैं कि इनकी उपलब्धता कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको परिष्कृत करके उपयोग में लाने लायक बनाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। इस जटिल प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए स्वदेशी टेक्निक विकसित करना राष्ट्र हित में बहुत बड़ा योगदान होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कार्यपालिका को कानून का मूल ड्राफ्ट बनाते समय कभी भी ग्रे एरिया नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी बेहतर ड्राफ्टिंग होगी, उतना ही कानून प्रभावी और न्याय संगत होगा। जी हां, लोकसभा अध्यक्ष चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा और राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने क्रेडिट बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स इन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का अनावरण भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की भूमिका सबसे अहम है। जिस विभाग का कानून बनाने का मसौदा आता है, उसकी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग उस कानून की आत्मा होती है। जितनी बेहतर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग होगी, उतना ही कानून पारदर्शिता होगा और कानून के अंदर हम कोई कमी या कोई गैप नहीं छोड़ेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि कार्यपालिका की जवाबदेही तय हो और लोगों को त्वरित न्याय मिले, यही कानून का मूल उद्देश्य होना चाहिए। भारत का संविधान हमारे लिए इस दिशा में मार्गदर्शक है।
उसकी मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कानून की ऐसी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए जो जन कल्याणकारी, सरल और स्पष्ट भाषा में हो। बदलती परिस्थितियों के अंदर जब भाषा का भी महत्व हो गया, तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के समय हमारी भाषा सरल हो, स्पष्ट हो और पारदर्शितापूर्ण भाषा हो, ताकि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर जितनी स्पष्ट भाषा होगी और जितनी भाषा सरल होगी, आम आदमी भी उस कानून को पढ़कर अपना न्याय का अधिकार ले सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कार्यपालिका को कानून का मूल ड्राफ्ट बनाते समय कभी भी ग्रे एरिया को नहीं छोड़ना चाहिए। ग्रे एरिया होने पर न्यायपालिका उसमें अनावश्यक अतिक्रमण कर सकती है। हमारा मूल ड्राफ्ट बनते समय ही हमें कभी भी ग्रे एरिया नहीं छोड़ना चाहिए। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य यही है कि आप ग्रे इलाका नहीं छोड़ो। जैसे ही आप ग्रे इलाका छोड़ोगे, दूसरी संस्था या कानूनी रूप से कोई भी उसको एंक्रोचमेंट करने का प्रयास करेगा। इसलिए कानून बनाते समय न्यायपालिका को समीक्षा करने का अधिकार है, लेकिन हमारी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग अगर मजबूत होगी, पारदर्शिता होगी, सरल होगी, स्पष्ट होगी, ग्रे इलाका नहीं होगा, तो कभी भी न्यायिक समीक्षा करते समय हमारे कानून को कोई भी अदालत या न्यायपालिका कभी भी उस पे अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगी। अपने संबोधन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग मजबूत होगी तो मतभेद विचारधारा तक सीमित रहेंगे। ड्राफ्टिंग की भाषा पर प्रश्न नहीं उठेंगे। अच्छा लोकतंत्र, सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र वही है जिसमें विधानसभाओं के अंदर लंबी चर्चा हो, संवाद हो। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। विचारधारा के आधार पर भी सहमति असहमति होती है, लेकिन जब लोक कल्याण की बात हो, तो लोक कल्याण और सबके कल्याण की बात हो, तो सारी विधानसभा एक स्वर के अंदर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक राय बनाने का काम करे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि जनोन्मुखी कानून सुशासन का आधार है, लेकिन उसे सफल और सार्थक बनाने का काम कानून के ड्राफ्टिंग पर निर्भर है। अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि यह कहा जाए कि यदि प्रबुद्ध एवं जनोन्मुखी कानून शासन का आधार है, सुशासन का आधार है, तो उसे सार्थक एवं सफल बनाने का श्रेय ऐसे कानूनों की ड्राफ्टिंग के ऊपर निर्भर होता है। विधि विधान में त्रुटि एवं अधूरापन रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। अतः कानून की संरचना करने, उसे पारित करने एवं उसकी व्याख्या से जुड़े सभी को लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के सिद्धांतों की समझ होनी चाहिए। 26 सितंबर का दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। जी हां, वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-21 ने आज आखिरी बार आसमान में उड़ान भरी और अपने पीछे एक अमिट विरासत और अनगिनत कहानियां छोड़ गया। ये भारतीय वायुसेना के लिए एक भावुक क्षण था। बता दें कि MiG-21 की आखिरी विदाई के मौके पर चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि MiG-21 केवल एक विमान या मशीन नहीं, बल्कि यह भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि MiG-21 की 60 साल से अधिक की यात्रा बेजोड़ है। उन्होंने कहा कि इस विमान ने दशकों तक देश की सुरक्षा का भार अपने पंखों पर उठाए रखा और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाया तथा हमारी रणनीति को मजबूत किया। आज हमारे डिफेंस इकोसिस्टम में रिमार्केबल बदलाव हो रहा है। हमारी रिसर्च लैब्स, एकेडमिया, डिफेंस PSUs, प्राइवेट सेक्टर और हमारे यूथ, हमारे स्टार्टअप,
हमारे साइंटिस्ट, यह सब मिलकर बदलाव की इस गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आज का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अतीत को तो सम्मान देना ही है, साथ ही साथ भविष्य की ओर कदम भी हमको बढ़ाते रहना है। पुराने साधन भले ही आज सेवा के बाहर हो जाएं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि उनकी लेगेसी हमेशा प्रेरित करती रहे। MiG-21 ने हमें यह सिखाया है कि बदलाव से घबराना नहीं है, बल्कि उससे नई ऊर्जा लेकर हम सभी को आगे बढ़ना है। MiG-21 का संचालन एक औपचारिक फ्लाई पास्ट के साथ संपन्न हुआ। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बादल 3 के नाम से स्क्वाड्रन की अंतिम उड़ान भरी। बता दें कि 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद MiG-21 ने देश की हवाई ताकत को नई ऊंचाइयां दी। रूस से खरीदा गया यह पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान ध्वनि की गति से भी तेज था और हर चुनौती का सामना करने में सक्षम था। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में इसने दुश्मन के कई विमानों को मार गिराया और भारत को निर्णायक बढ़त दिलाई। 1999 के कारगिल संघर्ष में ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान और 2019 के बालाकोट हवाई हमलों में भी MiG-21 ने अपनी अदम्य शक्ति और भरोसे का प्रदर्शन किया। 6 दशकों से अधिक समय तक भारतीय आसमान की हिफाजत करता ये विमान देश की रक्षा में 62 वर्षों तक निस्वार्थ योगदान देता रहा। MiG-21 केवल एक लड़ाकू विमान नहीं था, बल्कि भारतीय वायुसेना के साहस, समर्पण और पराक्रम का प्रतीक था। अब यह लड़ाकू विमान इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, लेकिन इसकी शौर्य गाथाएं हमेशा देशवासियों के दिलों में जीवित रहेंगी। और इन तमाम अहम खबरों के बाद अब एक नजर देश और दुनिया की कुछ और बड़े अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BSNL की स्वदेशी 4G प्रणाली 27 सितंबर को पेश करेंगे। ये देश भर में लगभग 98,000 केंद्रों पर शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत के साथ ही भारत दूरसंचार उपकरण बनाने वाले देशों की प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल हो जाएगा। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भारत निर्मित प्रणाली क्लाउड आधारित भविष्य के लिए तैयार है और इसे आसानी से 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का अग्रिम वितरण किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली से 27 लाख से अधिक किसानों को 540 करोड़ से ज्यादा राशि सीधे खातों में ट्रांसफर की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 21वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह दिन आपदा प्रबंधन अधिनियम के लागू होने के बाद से अब तक की अपनी यात्रा पर विचार करने और एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का अवसर है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने के लिए वार्ता जारी रखने का फैसला किया है। वाणिज्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में G4 के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। G4 ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसमें अंतर सरकारी वार्ता प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति का भी आकलन किया गया। G4 में ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के दौरान मेघालय कलेक्टिव ऑर्गेनिक का उद्घाटन किया। इस दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा भी मौजूद थे। मेघालय ने ऑर्गेनिक उत्पादों और सतत विकास को बढ़ावा देने में बेहतरीन काम किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने मोटापे के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाद्य तेल की खपत कम करने की अपील को दोहराया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से स्वस्थ खान पान पर जोर देते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रौद्योगिकी संप्रभुता ही भू राजनीतिक संप्रभुता का निर्धारण करेगी। वो CSIR के 84वें स्थापना दिवस पर सभी को संबोधित कर रहे थे। CSIR के नवाचार उद्योग संबंधों और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को गति दे रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले स्थापित CSIR भारत की वैज्ञानिक यात्रा को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सारण के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। विदेश मंत्रालय ने नाटो महासचिव मार्क रूटे के बयान को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। नाटो चीफ ने दावा किया था कि ट्रंप के टैरिफ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से यूक्रेन पर प्लान के बारे में पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित विनिर्माताओं को दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण की मंजूरी दी है, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली NCR में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध को जारी रखा है। बता दें कि पीठ ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले दिल्ली सरकार, पटाखा विनिर्माताओं और विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों से परामर्श करने का निर्देश दिया। 8 अक्टूबर को याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि सिर्फ वही निर्माता पटाखे बनाएंगे जिनके पास ग्रीन पटाखे का सर्टिफिकेट होगा। यह प्रमाण पत्र निरी और पैसों जैसी अधिकृत एजेंसियों से ही जारी होना चाहिए। विनिर्माताओं को न्यायालय के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि वे इस न्यायालय के अगले आदेश तक प्रतिबंधित क्षेत्रों में अपने पटाखे नहीं बेचेंगे। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के विनिर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध पर नए सिरे से विचार करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिवाली से ठीक पहले आया है, जब पटाखों की बिक्री और जलाने से प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। इससे पहले 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने दिल्ली NCR में पटाखों के विनिर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध में ढील देने से इनकार कर दिया था। ग्रीन पटाखे कम एयर पॉल्यूशन करते हैं। पटाखों में पार्टिकुलेट मैटर को कम रखा जाता है। जब ये पटाखे चलाए जाते हैं तो कम वायु प्रदूषण होता है। साथ ही ग्रीन पटाखे 110 से 125 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। और बुलेटिन में अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में संतोष मित्रा स्क्वायर के दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बने जो राज्य के खोए हुए सोनार बांग्ला गौरव को बहाल करे। गृह मंत्री ने कालीघाट मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा से जुड़े 3 प्रस्ताव पास किए। साथ ही धान की MSP बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठक में भाग लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिले। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में नवनियुक्त जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स और लाइब्रेरियंस को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन केंद्रित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हर क्षेत्र में अग्रणी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाना हमेशा से उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू ने सार्वजनिक संबंध परिषद भारत यानी कि PRCI के 19वें ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव में शिरकत की। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय जनसंपर्क की शक्ति, संचार की उभरती लहरें हैं।
तेलंगाना में हुई भारी बारिश से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य की राजधानी हैदराबाद समेत कई हिस्सों में जल भराव और यातायात बाधित होने के कारण दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी की सड़कों पर गंभीर जल भराव के कारण दफ्तर जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच गृह मंत्रालय की एक टीम ने लेह शहर में लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रहने के बीच सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कई बैठकें की। राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर लेह एक्सप्रेस बॉडी के बंद के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 90 अन्य घायल हो गए थे। महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मई से अगस्त के बीच मराठवाड़ा के 8 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हुई। प्रशासन की ओर से फसल नुकसान के आकलन का काम लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में छात्रवृत्ति वितरण समारोह में 3,96,000 से अधिक विद्यार्थियों को 89.96 करोड़ रुपए की धनराशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निरंतर वंचित समाज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने का काम कर रही है। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं MiG-21 की विदाई समारोह की कुछ झलकियों के साथ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।